Zerodha के co-founder नितिन कामत जी ने ये ट्वीट किया, Around 6 weeks ago I had a mild stroke out of the blue. Dad passing away, poor sleep, exhaustion, dehydration, overworking out. Any of this could be the possible reasons. I've gone from having a big droop in the face and not being able to read or write, or having a slight droop but being able to read and write more, from being absent-minded to more present-minded. So 3 to 6 months of full recovery. I wondered why a person who's fit and take care of himself could be affected. The doctor said you need to know when you need to shift the gaze down a bit. Slightly broken but still getting my treadmill count. तो पहले यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि ये ब्रेन स्ट्रोक है या हार्ट स्ट्रोक है. इसको हम एज अ स्ट्रोक ही मानेंगे क्योंकि टिपिकली हम स्ट्रोक की बात करते हैं. दैट्स मोस्टली अ ब्रेन स्ट्रोक, जिसको कई बार ब्रेन अटैक भी बोला जाता है. और इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई होती है वो कट जाती है और किसी भी इंसान का देहांत हो सकता है. और जो स्ट्रोक है इट्स वेरी सिमिलर टू अ हार्ट अटैक, लेकिन डिफरेंस बस इतना होता है कि ये दिमाग की तरफ सप्लाई काट देता है एज कम्पेयर टू हार्ट अटैक में हार्ट की तरफ. एक स्ट्रोक अब होता है जब जो ब्लड वेसल ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है टुवर्ड्स द ब्रेन, या वहां पे क्लॉट आ जाए या वो रप्चर हो जाए. तो ब्रेन के उस पार्ट में न्यूट्रिएंट डिलीवरी नहीं होती, ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होती, तो ब्रेन सेल्स थोड़े मरने लगते हैं, कम होने लगते हैं. वी आर ग्लैड कि जो नितिन जी हैं वो रिक्यूपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने अपने ट्वीट में और बता दी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो सबसे पहला डिहाइड्रेशन वाला पार्ट. हाइपोवॉल्यूमिया एक कंडीशन होती है जब बॉडी फ्लूइड लूज करती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन के नाम से भी जानते हैं. और ये इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से हो सकती है. या एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए, दूसरा आपको डायरिया या वॉमिटिंग टाइप की कोई चीज हो रही है, तीसरा इनसेंसिबल लॉसेस फ्रॉम द स्किन जैसे फीवर हो गया, बर्न्स हो गया, चौथा कोई मेजर ब्लीडिंग हो गई, उससे भी हो सकता है, और पांचवा यूरिनरी लॉसेस जैसे डायबिटीज की वजह से हो जाता है, या कोई डायूरेटिक थेरेपी. ये खासकर बॉडी बिल्डिंग शोज में बड़ा होता है, जो लोग डायूरेटिक्स लेते हैं तब डिहाइड्रेशन हो सकता है. जो डिहाइड्रेशन की बात है, इसके बाद एक और पार्ट आता है कि भाई आप क्या कितने टाइम से डिहाइड्रेटेड हो और कितना ज्यादा डिहाइड्रेट हो रहे हो. उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके साथ उस डिहाइड्रेशन की मैनिफेस्टेशन किस फॉर्म में होगी. तो अब एक सवाल आता है कि क्या आपको वर्कआउट करना चाहिए डिहाइड्रेटेड. अगर हम हार्ट की बात करें तो इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम. तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली है क्या, ये उतना अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होती है ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन. हार्ट होता है ना ऐसे ऐसे, उस टाइप दैट इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम है. तो जब डिहाइड्रेशन होती है उससे स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होती है, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस होगा. और जब ये हार्ट वाला पार्ट जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो रहा है और उसके बाद हाइपोवॉल्यूमिया भी हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें कुछ कर सकती हैं. उसे बोलते हैं हम टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया का मतलब हो गया कि जो आपकी हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर चली जाती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड टैकीकार्डिया. और जब हार्ट बड़े तेजी से बीट करेगा डेफिनेटली माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत फर्क पड़ेगा. तो जब अगर आप काफी डिहाइड्रेटेड हो और उसके बाद आपने प्री वर्कआउट लेने के बाद इंटेंस वर्कआउट सेशन करने की कोशिश की, मत करो, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है बाकी ऑर्गन्स को वो तो कम होगी, लेकिन आपका हार्ट अटैक होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है. अभी जैसे रमजान का महीना चल रहा है, इस टाइम पे जैसे जब आपका फास्ट खत्म होता है उसके बाद बिफोर गोइंग टू द जिम मेक श्योर यू आर प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड, क्योंकि वो होना बड़ा ही जरूरी है. और एक डिहाइड्रेशन की स्टेट पे वर्कआउट आप बिल्कुल ना करें. जो डिहाइड्रेशन होती है वो बॉडी और ब्रेन में बड़े टाइप के इंबैलेंसेस भी क्रिएट कर सकता है. आप जितना ज्यादा पसीना आपका निकलता है उतना इलेक्ट्रोलाइट्स आप लूज करते हो, ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप करती है. आपके ब्लड में होता है क्या, सेल्स और प्लाज्मा जो कि फ्लूइड्स है, पानी है, क्योंकि ब्लड जो है वाटर बेस्ड है. जब बॉडी में फ्लूइड नहीं रहा तो जो ब्रेन है वो स्ट्रगल करता है टू रिटेन इनफ न्यूट्रिएंट्स. और ये और चैलेंजिंग हो जाता है जब जो आर्टरीज हैं आपके दिमाग को ऑक्सीजन या फ्लूइड सप्लाई कर रही हैं वो काफी थिन है. ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है जब हार्ट के पास कम वॉल्यूम है पंप करने के लिए. और ये जो फ्लूइड इंबैलेंसेस है ये स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट है हमारे ब्रेन के जिनको इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही. डिहाइड्रेशन है वो बड़ा कॉमन है अमंग स्ट्रोक पेशेंट्स, और दिस कैन लीड टू लाइक अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स रिजल्ट. डिहाइड्रेशन सबके लिए खराब है. ये देखिए केस स्टडी जहां पे चीजें डिटेल में बताई हुई है. दूसरा पार्ट होता है जेनेटिक्स. अगर भाई आपकी फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, जेनेटिक्स इतना पार्ट प्ले करते हैं. देखिए यहाँ पे अगर रिसर्च इस पे देखो तो आई वुड से रिसर्च इसमें बहुत कोई खास नहीं है. तो अभी के लिए आई डोंट थिंक वी कैन से कॉन्फिडेंटली कि भाई अगर जेनेटिक्स में है स्ट्रोक तो आपको होगा ही नहीं होगा. तो आई डोंट थिंक इस टाइम पे रिस्क फैक्टर उतना हम कह सकते हैं. लेकिन अगर आप थर्ड फैक्टर देखो, जैसे नितिन जी ने एक बात बोली थी कि इनके जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया, तो कितना स्ट्रेसफुल पीरियड होता है किसी के लिए भी. आप यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी हो गई और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उनकी जो गाइडलाइंस है कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन के लिए, उसमें स्ट्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है. तो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे कॉन्स्टेंटली होती है. जब वो होती है तो अब देखो ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे क्या होता है, अगर आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो आप जान बचा के भाग रहे हो, तो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे बीपी आपका ऑटोमेटिकली अप होता है. जब ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली अप होगा तो ये स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, इन सभी चीजें कर सकते हैं. तो अगर इस टाइम आपकी इस टाइप की एक्टिविटी हुई है लाइफ में तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ग्रीव. थोड़ा ग्रीव करना जरूरी है. और उसके बाद इट्स ऑल्सो ओके टू जस्ट रिलैक्स, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ये आपको हमेशा बेनिफिट नहीं देगी. एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. अगर लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेस है तो पहले स्ट्रेस से रिकवर करो, फिर नई स्ट्रेस डालो, तभी उसका फायदा होगा. तो कभी भी कोई चीज ऐसे मतलब कि एक्सरसाइज करूंगा तो हमेशा फायदा होगा, नहीं. अगर आप बहुत टायर्ड हो, ढंग से सो नहीं पाए, कुछ और नहीं कर पाए, तो जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो उल्टा नुकसान कर सकता है. अगला पार्ट है पुअर स्लीप का. जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनकी लाइफ में स्लीप का पार्ट हमेशा डामाडोल रहता है. और जो हमारी फाइंडिंग्स हमने ये देखा है, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है स्लीप इंपेयरमेंट का, इंटरमीडिएट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स का और स्ट्रोक रिस्क का. तो अगर आप एक
ऐसे इंसान हैं जो मान के चलो आप पानी पे उतना ध्यान नहीं देते, इलेक्ट्रोलाइट्स पे उतना ध्यान नहीं देते, आपकी फैमिली में भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, और आपकी नींद भी उतनी अच्छी नहीं है, तो यू नीड टू टेक योर लाइफ इन ऑर्डर, क्योंकि आप एक हाई रिस्क कैंडिडेट हैं फॉर स्ट्रोक। ठीक है, तो इस केस में पहले गेट योर लाइफ बैक इन ऑर्डर। ये जो कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड है उसको थोड़ा कम एक्टिव कीजिए। अपने जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको आप एक्टिवेट कीजिए ताकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाएं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए, रात दिन की नहीं एक और एक्टिविटी ऐड करूं, एक और चीज ऐड करूं, ऑन द गो हमेशा रहो, तो स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब नींद की बात करते हैं, एक हो गया कि भाई कितने घंटे सो रहे हो, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी। तो आप ये चीज हमेशा देखो कि अगर डिनर जब मैं लेट करता हूं तो मेरी स्लीप क्वालिटी कैसी होती है, जब मैं अर्ली करता हूं मेरी स्लीप क्वालिटी कैसी होती है। एक अच्छा रूल ऑफ थंब ये है कि सुबह उठो जो फ्रेश फील कर रहे हो तो आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है। जितनी स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी होगी दिन में आप अपने आप को उतना ज्यादा पुश कर सकते हो, लेकिन स्लीप क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है पहले यू नीड टू फिक्स दैट पार्ट आउट, क्योंकि स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस खराब हो सकती है, आपका जो हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन वाला गोल है वो खराब हो सकता है। मतलब इन अ वे हेल्थ लॉन्जिविटी की जो बिल्डिंग होती है वो बनती है आपकी अच्छी स्लीप पे ही है। तो अगर फॉर सम रीजन कुछ टाइम पे वो चीज नहीं है, आपको बाकी चीजें बिल्ड करना नहीं शुरू करना है, आपको पहले उसको फिक्स करना है, फिर अपनी जो पूरी बिल्डिंग है हेल्थ लॉन्जिविटी की फिर उसके ऊपर बनाना है। अब जो एक पार्ट होता है कि क्या आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन कर रहे हो, ये वाला पार्ट है, ये चीज अगेन तभी मैटर करती है कि रिकवरी कितनी अच्छी। देखो कोई ऐसी डेफिनेशन तो है नहीं ना कि ओवर ट्रेनिंग क्या होती है। हमारे पास ओलंपिक एथलीट्स हैं जो वेट ट्रेनिंग वाले पार्ट भी करते हैं, दो टाइम दिन में वर्कआउट करते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि बाकी टाइम वो सोते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि इतने घंटे वर्कआउट करोगे तो वो आपका वो ट्रेनिंग होगा। मेजर चीज ये मैटर करती है कि आपकी रिकवरी कितनी अच्छी है। तो जितनी रिकवरी आपकी अच्छी होगी वही डिसाइड करेगी कि भाई आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो, आप रिकवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो यू नीड टू ब्रिंग दैट वॉल्यूम डाउन। अगर नहीं करोगे तो स्ट्रोक वाला पार्ट या अटैक वाला पार्ट चीजें कभी भी हो सकती है। उसके बाद क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर टाइप 2 डायबिटीज किसी को है, आप उसको कंट्रोल में लाना जरूरी है। ये बहुत आसान होता है उसको कंट्रोल करना, और डाइट के थ्रू इस चीज पे काम कीजिए, इट्स वेरी इजी। अगर आप ओबीस हैं, फैट लॉस कीजिए, डोंट गो टू दैट। वो जो लोग आजकल बोल रहे हैं कि बीइंग फैट इज ओके, नो, बीइंग फैट इज नॉट ओके। ये जबरदस्ती जो यूएस में वो कल्चर हो रहा है इसको मत फॉलो करें। अल्टीमेटली जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं भाई आपकी वो बताती हैं कि दैट्स ओके और नॉट ओके, बाकी जिसका जैसा मन करे वैसा करें। उसके बाद ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कीजिए, अगर रेगुलर स्मोकिंग करते हैं वो चेक कीजिए, अगर आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं वो चेक कीजिए। एक आर्मी में कस्टम है, मुझे बड़ा पसंद है। वो कस्टम ये है कि साल में एक बारी आप अपना फुल बॉडी टेस्ट करते हैं, और जिन लोगों के वाइटल्स अच्छे नहीं होते उनको प्रमोशन के लिए रोक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से हम सबको फॉलो करना चाहिए। हमारे में सिस्टम क्या है ना, हम लोग टेस्ट करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अब कोई नई बीमारी आ जाएगी, अब नई दवाई खानी पड़ेगी। बड़ी सारी चीजें होती हैं, अर्ली स्टेज में पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका टाइप 2 डायबिटीज हो गया, आपका बीपी हो गया, आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो गया, कोई किडनी डिजीज हो गया, ये सारी चीजें हम रोक सकते हैं पहले। लेकिन एक बार चीजें एडवांस कर जाती हैं फिर ये और भी बड़े सारे इश्यूज को क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपनी बॉडी को पहचानें, उसके हिसाब से एक्टिविटी करें, स्लीप प्रायोरिटाइज करें, अच्छी डाइट लें, कोई अंडरलाइन कंडीशंस हैं उनको ठीक करें, स्ट्रेस मैनेज करें, तो आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके टाइम की वर्थ थी। आई सी नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।